101.9 कपूरथली FM 101.9 कपूरथली FM 101.9 FM। श्रोता साथियों नमस्कार। श्रोता साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका बिल के बारे में। साथियों, इस पे हम वार्ता करने वाले हैं और हमारे साथ वार्ता में हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, जो कि इंदौरिया समाचार जगत के चीफ एडिटर हैं एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ में वार्ता में हैं अमित यादव जी, जो कि जी न्यूज़ राजस्थान में कोटपुतली बहरोड से ब्यूरो हैं। तो अमित जी, राकेश जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में स्वागत है। आज हम विकसित भारत जी राम जी बिल पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा सवाल राकेश जी आपसे होगा कि ये जो बिल है वीबी जी राम जी बिल 2025, ये क्या है? श्रोता साथियों के लिए आप बता दें। राजेश जी, बहुत ही अच्छा और समसामयिक सवाल आपने किया है। और मैं समझता हूं जब भी कोई बिल या अधिनियम लाया जाता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर केंद्रित नहीं होता, बल्कि उसके लिए समूचा राष्ट्र सर्वोपरि होता है। बात यदि हम करें भारत देश की, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश के अंतर्गत यदि कोई बिल लाया जाता है, संसद में लाया जाता है, तो निस्संदेह उसके पीछे पूरे आवाम के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा ही कुछ जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, उसके बारे में भी ऐसा ही हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल अपने आप में आ गया है, बल्कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं मनरेगा में निहित है। यदि आज के 20 साल पहले मनरेगा जैसी योजना को उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा संसद में लाया गया था, तो निस्संदेह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप वो सभी चीज़ें श्रेष्ठ रही होंगी। लेकिन जब बात हम करते हैं विकसित भारत 2047 की और बात करते हैं विकसित देशों में अपनी पहचान कायम करने की, दुनिया की दौड़ में भारत जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके अंतर्गत हमें कुछ संशोधन की ज़रूरत तो ज़रूर होती होगी। इसी तरह से जो आपके जी राम जी बिल है, उसके लिए मैं 2 ही लाइनों में अपनी बात कहना चाहूँगा कि यदि नरेगा ने भारत देश को संबल प्रदान किया है रोजगार के रूप में, तो जी राम जी निश्चित रूप से विकसित भारत की एक दिशा तय करने की सामर्थ्य रखता है। जी राकेश जी, साथ साथ हमें ये भी बताइए कि ये बिल जो है नरेगा से कैसे अलग है और कैसे बेहतर है? देखिए, सवाल फिर आपका बड़ा सटीक सवाल है और निश्चित रूप से जो आवाम इस समय हमारे साथ मुखातिब है, उसके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पूरी वार्ता में सिर्फ इसलिए बने रहेंगे कि जिसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने न केवल इस बिल के स्वागत करने के लिए जहां उन्हें आना चाहिए था, वहां लोग केवल राजनीति करते देखे जा सकते हैं। राजनीति का विषय अलग हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि जड़ों के बिना कभी कोई पेड़ पुष्पित और पल्लवित नहीं हो सकता, ठीक वही बात मैं कहना चाहूँगा कि मनरेगा ने यदि हमें जड़ें प्रदान की हैं, तो हमें विकसित देश के अंतर्गत डिजिटल इंडिया के दौर में यदि आगे जाना होगा, तो हमें निश्चित रूप से जी राम जी जैसे बिल के ऊपर हमें कार्य करना ही होगा। ये महज एक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि जी राम जी बिल मनरेगा का वो विकसित और संवर्धित रूप है जिसके अंतर्गत न केवल लोगों को, भारत देश के लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, बल्कि रोजगार की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और वो अपने सपनों को उड़ान दे पाएंगे। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं इस बिल के अंतर्गत की गई हैं। जी, अगला सवाल अमित जी हम आपसे करेंगे कि क्या इससे पहले सुधार के कोई प्रयास नहीं हुए जिससे कि ये नया बिल लाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, जैसा कि सहयोगी राकेश जी ने बताया है कि हर चीज़ की उपलब्धि समय के अनुसार से होती है और जो आज भारत ने ग्लोबल स्थिति पे पहचान बनाई है, उसके साथ में बिल्कुल भारत उसी ओर बढ़ भी रहा है। आज का जो समय है बिल्कुल डिजिटल युग का समय है और उसके साथ साथ जो सरकार है, बिल्कुल उस जो भी बिल लेके आई है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आज की बात करें तो बिल में काफ़ी बदलाव हैं। पहले 100 दिन की गारंटी योजना थी, आज 125 दिन की गारंटी योजना हुई है। कुछ पैसों में बदलाव किया गया है, कुछ राज्य सरकार को भी जोड़ा गया है। खुद जो केंद्र सरकार जो पहले से करती आ रही थी वो तो अपने आप में थी। गारंटी योजना होना एक ग्रामीण रोजगार को सहयोग देना, प्रदान करना, क्योंकि छोटी छोटी जगह बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में रोजगार की सुविधाएं नहीं है, लेकिन जो सरकार सोच रही है उन्होंने बहुत अच्छे हिसाब से सोचा है और उसी के आगे एक कदम और है, क्योंकि एआई का ज़माना आ गया है। एआई के ज़माने को देखते हुए आज हमें इस बदलाव को करना अतिरिक्त आवश्यकता थी और उसको देखते हुए उन्होंने बिल्कुल बदलाव किया है और जो भी आगे कोई समय के अनुसार बदलाव होगा, आने वाली सरकारें भी उसमें बदलाव रखेंगी। राकेश जी, अगला सवाल आपसे है कि जो रूरल इकोनॉमी के लिए ये जो बिल आया है, ये कैसे बेनिफिशियल है, कैसे अच्छा है? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था इस तरह के बिल का आना, और यदि पूर्व में कोई बिल लाया भी गया था तो उसके अंतर्गत संवर्धन उसका होना, उसे परिवर्तित होना जरूरी था।
और ये बिना दृष्टिकोण के संभव नहीं था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले भी ये बात रही है कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत एक दृष्टिकोण का फर्क है। आज रूरल डेवलपमेंट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि इस बिल के अंतर्गत जो चीज़ सबसे सामने आएगी वो होगा सबसे ज़्यादा काम मिलेगा, काम ज़्यादा होगा। जहाँ पहले मनरेगा 100 दिन की गारंटी देता था, वहाँ आज 125 दिन की गारंटी लेकर के ये जी राम जी बिल आया है। और जब काम ज़्यादा होगा तो समय पर दाम मिलना भी बहुत ज़रूरी है। समय पर दाम मिले, या मैं अपनी बात को यदि रिपीट करके कहूँ तो ज़्यादा काम, समय पे दाम, स्थायी विकास और भ्रष्टाचार पर लगाम, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिल को मजबूत बनाती हैं। ज़्यादा काम इस बात से सिद्ध होता है कि 25 दिन की वृद्धि की गई है तो ज़्यादा काम मिलेगा। क्योंकि डिजिटल इंडिया का युग है, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, तो समय पर दाम भी मिलेगा। और दाम यदि समय पर मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो स्थायी रूप से डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। और सबसे बड़ी बात जो आमतौर पर सभी देशों में, कंट्री में देखी जाती है, विभिन्न राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मुद्दा देती है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर लगाम भी ये बिल लगाने वाला है, क्योंकि जब डिजिटल होगा, हर चीज़ पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो बिचौलिया सिस्टम सारा समाप्त हो जाएगा। और ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत ये बिल न केवल गारंटी देता है, बल्कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक पॉजिटिव सोच को भी जन्म देता है। जी, आपने अभी दृष्टिकोण की बात की, तो दृष्टिकोण किस तरीके से अलग है जो ये नया बिल अभी आया है? देखिए, दृष्टिकोण हर एक व्यक्ति का होता है। आप और हम लोग यहाँ पर दृष्टिकोण को बताने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। दृष्टिकोण यहाँ इस बात का है कि वर्तमान सरकार ने किसी पूर्ववर्ती सरकार की किसी योजना को समाप्त नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम कह रहे हैं कि यदि संबल हमें नरेगा से मिला है तो दिशा तो हमें तय करनी पड़ेगी, और दिशा ये बिल तय करेगा। डिजिटल इंडिया के दौर में यदि हम ऑफलाइन जाकर के यदि उसी प्रणाली को काम में लेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, जिसमें 140 करोड़ की आवाम रहती हो, उनके सभी के सुख साधनों का तो हम ध्यान नहीं रख सकते, टाइम का भी अभाव रहेगा। तो अमित जी, अभी भेंट वार्ता में हम आपसे बात करेंगे कि फार्मर्स के लिए ये बिल कैसे बेनिफिशियल है, कैसे फ़ायदेमंद है, ज़रा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर सही तरीके से देखें तो ये ग्रामीण योजना है वो फार्मर्स के लिए ही है। और फार्मर्स एक गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो अपनी आजीविका, अपनी किसानी करके या रोजगार करके, तो साथ में किसान अपनी किसानी भी करेगा और रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि सरकार रोजगार दे रही है। इसमें बड़ी बात है कि एक तो जो काम कर रहा है उसका सही समय पे उसको पैसा मिल रहा है, और जो 125 दिन की जो गारंटी दी गई है वो बिल्कुल उसको समय के अनुसार वो रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। तो वो अपना खुद का घर का काम भी कर पाएगा, किसानी भी कर पाएगा, खेती बाड़ी भी कर पाएगा। साथ में जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनके द्वारा जो मजदूरी का काम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक इसमें बड़ी बात और जोड़ना चाहूँगा कि पहले महीने भर में ये पैसा मिलता था एक मजदूर को, अब ये डिजिटल युग का समय तो 7 दिन में भी अगर ये पैसा मिलता है, उसके घर में आता है, तो उसका कहीं ना कहीं काम चलता है और उसकी व्यवस्था बैठती है। इसको लेकर भी जो सरकार ने बिल्कुल जो आगे की सोच रखी है, योजना रखी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको किसी के पास में पैसा कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं उसकी ज़रूरत कहीं अधूरी नहीं रह जाए, वो ज़रूरत अपनी पूरी कर पाएगा। उसी को लेकर ये सब मापदंड रखे जा रहे हैं, वो बहुत आगे की सोच को लेकर बनाई गई है। अमित जी, अगला सवाल भी हम आप ही से करेंगे कि क्या इससे पहले मनरेगा में सुधार के कोई प्रयास नहीं किए गए थे? बिल्कुल किए गए थे, मैं इस बात को बिल्कुल कहूँगा। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ समय के अनुसार होती है, क्योंकि जैसे डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने बताया कि हर चीज़ के लिए समय चाहिए। उसमें पूरी प्रणाली को चेक किया जाता है, देखा जाता है, नफ़ा नुकसान किया जाता है आगे, क्योंकि पूरे भारत को जोड़ना होता है इसमें। और परिवर्तन के साथ में आप और हम आगे बढ़ेंगे तो युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे चल के आप और हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगला सवाल राकेश जी आपसे होगा कि विकसित भारत की परिकल्पना 2047 तक रखी गई है, तो ये टास्क हम किस तरीके से पूरा कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये भी सवाल अपने आप में अहमियत रखता है कि परिकल्पना होना एक अलग बात है और अपने उचित संसाधनों के जरिए उसे पूरा करना दूसरी बड़ी बात है, जो अपने आप में किसी टास्क से कम नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मनरेगा ने जो एक संबल के जरिए हम लोगों के सामने जो भी एक प्रारूप रखा, उन सबके ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया गया होगा। आखिर इतने बड़े देश में जब कोई कानून या विधेयक लाया जाता है तो उसे इसी तरह से सदन के पटल पर नहीं रखा जाता। उसके लिए बहुत सारे लोगों की राय ली जाती है, बहुत सारे लोग उस पर जब मोहर लगाते हैं तब कहीं जाकर राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति देता है और वो बिल पास होता है। आज जब बिल पास हो गया है, सदन में पूर्ण सहमति से पास हो गया है, मुझसे कई श्रेष्ठ बुद्धिजनों के द्वारा इस बात को सामने रख दिया गया है, लेकिन इस योजना को आधार देने के लिए, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए
जन सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। हमें गुमराह हुए बिना जागरूकता का परिचय देना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर गारंटी केवल गारंटी तक ना रह जाए, बल्कि गारंटी की आगे सुदृढ़ता भी निश्चित की जाए। आज केवल कह देने मात्र से कि हम 100 दिन की जगह आपको 125 दिन का काम देंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कड़ी है, जिसे लोग अलग अलग मंचों पे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा। आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि 40% हिस्सेदारी यहाँ पर जो है राज्य सरकार की बन गई है इसमें, जबकि पहले वो हिस्सेदारी 10% हुआ करती थी। ये बात निकल के सामने आ रही है। दूसरी बात यह है, जब 40% हिस्सेदारी सरकार की होगी तो क्या सरकार के पास वो सारे संसाधन होंगे? लेकिन राज्य सरकार क्या 40% संसाधनों की पूर्ति कर पाएगी? नंबर 1। दूसरा जो सवाल है यहाँ पर, वो सवाल ये आ रहा है कि 40% संसाधनों के साथ क्या हमें समय पर 125 दिन काम मिलेगा? जबकि एक क्लू इसके अंतर्गत ये डाला गया है कि ये बजट ओरिएंटेड बिल है। यदि बजट होगा, पैसा होगा तो काम होगा, काम होगा तो दाम होगा, दाम होगा तो रोजगार की सुरक्षा की गारंटी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि किसी वजह से आपको काम नहीं भी मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम भी इस बिल में किया गया है। हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा। पार्ट एक ये था कि इसमें 40% हिस्सेदारी है। पार्ट ये है कि फंड होगा तो ही काम होगा, लेकिन यदि फंड नहीं होगा तो उस ग्रामीण बेरोजगार का सिरदर्द नहीं है, उसे ग्रामीण रोजगार के रूप में उसे क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। तो इससे मैं समझता हूं कि उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जी, अगला सवाल अमित जी आपसे रहेगा। जो मनरेगा का जो नया बिल है, इसमें पारदर्शिता पे हम बात करें और सामाजिक संरक्षण पर बात करें तो उसके कौन कौन से उपायों को इसमें शामिल किया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, पारदर्शिता तो पहले ही आ चुकी है कि ये डिजिटल के तरीके से बिल्कुल पेमेंट किया जाएगा। और इसमें बड़ी बात ये भी जोड़ दी गई है कि पहले कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में कोई काम किए जाते थे, जोहड़ को खोद दिया गया, एनीकैट खोद दिए गए, उसको लेकर क्या होता था कि वो वही इधर उधर घूमते थे। लेकिन बिल्कुल सबसे स्पष्टता से एक तो बात आई कि डिजिटल के साथ में हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो, उसके मोबाइल को साथ जोड़ा जाएगा, वो उसकी प्रेजेंस भी नोट की जाएगी। अगर कहीं वो बाहर भी कहीं उस स्थान से लेके जाता है तो उसकी एब्सेंट लगाई जाएगी। तो ये पारदर्शिता में अपने आप को एक बड़ी पहचान मिल रही है, बड़ी एक समय लोगों को लेकर क्लियर हो रहा है कि अब कहीं भी कोई धोखाधड़ी होने का कहीं संभावना नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अब राज्य सरकार को जब साथ में जोड़ दिया गया है तो वो जो नेशनल हाईवे का काम हो, चाहे स्टेट हाईवे का काम हो, चाहे कोई नगर परिषद से हो या कोई बड़े प्रोजेक्ट हो, तो वो सब चीजें साथ लेकर चलनी पड़ेगी। तो अब रोजगार की जो गारंटी है वो बिल्कुल देनी पड़ेगी। साथ में ये बात बिल्कुल सहयोग राकेश जी ने भी कहा है कि अब भत्ते वाली भी बात भी सामने है, तो भत्ता भी दिया जाएगा। तो गारंटी जहां है तो वो गारंटी किस रूप से मिल रही है, रोजगार के द्वारा मिल रही है। और अगर कोई फ्री बैठा है तो फ्री वाले को भी भत्ता मिलेगा। साथ में इसमें समय के अनुसार इस बिल में स्पष्ट किया है, बिल्कुल साफ तौर से लिखा है कि कहीं ना कहीं छुट्टी देने का भी समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मजदूर वर्ग को लगातार कंटिन्यू काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक समय था जब 2005 में नरेगा चालू हुआ, उसके बाद में इसका मनरेगा नाम रखा गया, आज है वीबी जी राम जी के नाम से रखा गया। तो ये एक इसमें स्पष्ट मैं और करना चाहूँगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको इस तरीके से नहीं समझेंगे। तो पारदर्शिता की बात करें, नाम की बात करें और रोजगार की बात करें तो वो कहीं स्पष्ट साफ नजर आ रहा है। राकेश जी, अगला सवाल आपसे है। तो अभी अमित जी ने भी सवाल किया था कि व्यापक विकास और सतत विकास, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, विकास की परिभाषा भी अपने आप में कोई मैं छोटी परिभाषा नहीं है। इसे कोई सार्वभौमिक सत्य के रूप में इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डाल सकते। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लोकतंत्र के 4 स्तंभ बनाए गए हैं, उसी तरह से इस जी राम जी बिल है, इसके भी 4 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। और इन 4 स्तंभों के जरिए ही हम अपने डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम किसी मिशन की बात कर सकते हैं और इसे स्थायी रूप देने की बात हम कर सकते हैं। अब वो 4 स्तंभ क्या हैं? उस 4 स्तंभ में सबसे पहला है जल। जल और जल सुरक्षा की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से जल संसाधन से जुड़े हुए तमाम पहलू आ जाते हैं, जिसे इस सीमित समय में चर्चा करना मैं नहीं समझता हूं कि ठीक होगा। लेकिन जल सुरक्षा, जल संसाधन और उससे जुड़े हुए कार्य, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि है तो अमृत सरोवर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें 68,000 से ज़्यादा की जो व्यवस्था है, जल कार्य जो है, निर्माण है, वो करवाए गए हैं। यह केवल एक अमृत सरोवर कोई योजना नहीं थी, बल्कि ये योजना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिन 4 स्तंभों का जी राम जी बिल के अंतर्गत उपयोग किया गया है, उसका पहला स्तंभ भी जल और जल संरक्षण है, जल सुरक्षा है, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है।
दूसरा स्तंभ जो इसमें चुना है वो उन्होंने रखा है कि ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि अमित जी ने अभी बोला, लेकिन अभी जिस तरीके से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को इस जी राम जी बिल में स्थान दिया गया है, जिसे डिजिटलीकरण के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसे ऑनलाइन सुविधाओं से जोड़ा गया है, इसमें काम चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो काम करेगा उसे वेतन मिलेगा, और जब वेतन मिलेगा और वो काम करेगा तो किया हुआ काम फील्ड के अंतर्गत नजर आएगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर दिया गया है तो काम की कमी नहीं होगी, जैसा अमित जी ने बोला अभी। अब सड़क के ऊपर भी वो आदमी नजर आएगा, खेत पे भी नजर आएगा, और तमाम किसी भी कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंतर्गत जब वो व्यक्ति नजर आएगा तो उसे दाम टाइम पे मिलेगा, काम टाइम पे होगा, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सामने नजर आएगा और उसके विकास के चार चांद लगने वाली बात आएगी। और आखिरी की बात यदि हम करते हैं तो वो आती है, इसके अंतर्गत सुरक्षा की बात आती है कि किस तरीके से चौथे स्तंभ के अंतर्गत हम यदि बात करें तो चौथा स्तंभ हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम इस मिशन के अंतर्गत यदि हम ईमानदार रहते हैं, पारदर्शिता का हम पालन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी यदि पूरी रहती है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आने वाले समय में जो कि भारत सरकार का एक मिशन 2047 है, जिसके अनुरूप इस बिल को लाया गया है, इस बिल के अनुसार यदि देश की आवाम ने, सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, यदि उसे कोऑपरेट किया, राजनीतिक हथकंडों की शिकार नहीं हुई, तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय निश्चित रूप से तय करेगा कि ये जो जी राम जी बिल, ये केवल महज नामांतरण नहीं है, बल्कि दिशा का वो परिवर्तन है जो ऊंचाइयां छूने के लिए विश्व को एक तरह से अपनी ओर आकर्षित करेगा। जी, तो श्रोता साथियों, बातचीत के बीच में आपको बताते चलें कि हमारे साथ भेंटवार्ता में हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी, जो इंदौरिया समाचार जगत से चीफ एडिटर हैं एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ में हैं अमित यादव जी, जो कि जी न्यूज़ राजस्थान में कोटपुतली बहर रोड से ब्यूरो हैं। तो अमित जी, अगला सवाल आपसे है कि ये भी बात आ रही है कि पीक टाइम में किसानों को, मजदूरों को थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका ये सवाल मार्मिक है कि पीक टाइम होता है, उस समय हर मजदूर को एक आराम की आवश्यकता होती है, और आराम के लिए बिल्कुल जब आदमी कंटिन्यू काम करता है तो उसकी बॉडी रिलैक्सेशन चाहिए। तो उसको लेकर भी इस बिल में विशेष ये बात रखी गई है कि कोई मजदूर कंटिन्यू काम कर रहा है, उसको भूख प्यास लग रही है, उसको आराम की ज़रूरत है, तो वो समय अवधि भी रखी गई है। तो ये बिल में एक नई संशोधित बात रखी है, ये भी अपना आप में बड़ी बात है। जी राजेश जी, साथ में महिलाओं की भागीदारी के लिए भी आप दो बात कहें तो इसमें बिल्कुल महिलाओं की बराबर एक तरीके से भागीदारी रखी गई। इसमें 48% महिलाओं की भागीदारी रखी गई है। और इसमें एक बड़ी बात ये बिल्कुल कहना चाहूँगा साफ तौर से कि महिला वर्ग क्या होती है कि अपने घर परिवार, अपने गाँव को छोड़ नहीं सकती हैं, तो वो कहीं भी बाहर जाने के लिए अनुरूप नहीं होती है। ये जो बिल पास हुआ है, हालांकि मनरेगा में भी था ये व्यवस्था और आज भी है, इसको और बढ़ाया गया है। महिला अपने घर का कामकाज करके भी, अपनी घर की व्यवस्थाओं को देखते हुए, अपने बाल बच्चों को देखते हुए भी, उनको सब उनकी पढ़ाई लिखाई कराने के बाद में भी अपनी एक रोजगार की व्यवस्था भी कर सकती हैं। अपने घर परिवार को संभालने के बाद में एक रोजगार पे आने के बाद में दो पैसा घर के लिए कमा भी सकती, अपनी आजीविका जी सकती हैं। और उनको लेकर वो बिल्कुल बेहतर तरीके से काम पहले भी कर रही थी, अब आगे और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी, क्योंकि इसमें और भी नए मोड जोड़े गए हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को शामिल किया गया है। बहुत सी व्यवस्था है जो राज्य सरकार में लागू थी, केंद्र सरकार में लागू थी, अब उन कामों को गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत से डेवलपमेंट के काम हैं, उन सबसे इनको जोड़ा जाएगा। कि पहले क्या होता है कि एनिकेट होते थे, कोई रोड सड़क का काम होता था या कोई आसपास के कोई तालाब खुदाई होती, यहां तक ही सीमित था, लेकिन अब इसको हर तरीके से डेवलपमेंट के तरीके से जोड़ा गया है। तो वो महिलाएं अपना रोजगार भी कर पाएंगी, घर परिवार, अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगी। जी राकेश जी, अगला सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि जो 60-40 का रेशो रखा गया है स्टेट और केंद्र के अंदर, कि ये कहीं ना कहीं स्टेट पर फाइनेंशियल बोझ तो नहीं है? देखो, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि कुछ विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया है कि ये प्रदेश के ऊपर कहीं भार डेवलप कर सकता है, और मुश्किल तब आ जाएगी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल का अभाव होगा। जैसा कि यदि सरकार दोनों विपक्षी ध्रुवों से आकर खड़ी होती हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा बजट जारी किए जाने के बाद भी वो कार्य आम व्यक्ति तक पहुंचने में निश्चित रूप से बाधित होगा, जब तक कि राज्य सरकार उसे अपना फेवर नहीं दे देती। और मैंने कहा आपको कि पहले जहां 10% हिस्सेदारी थी, वहां 40% हिस्सेदारी इस समय राज्य सरकारों की कर दी गई है। उसे लेकर के काम के सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उसे अमली जामा पहनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी।
अमित जी, चलते चलते आपसे सवाल करेंगे कि क्या ये बिल जो लाया गया है वो आज की ज़रूरत थी या नहीं? बिल्कुल, देखिए समय के अनुसार मैंने पहले भी कहा है बदलाव ज़रूरी है और ये आज की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से ही आगे जो है बिल वो बिल्कुल पास हुआ है, उसमें सभी चीज़ें रखी गई हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि बिल्कुल इसमें किसान वर्ग का वो भी ध्यान रखा गया है कि जो 60 दिन की अवधि का जो समय है ना, उसको भी ध्यान में रखते हुए बिल्कुल किसान वर्ग की जो फसल कटाई होती है, जिसे अपन लावणी बोलते हैं, उस दौरान भी इसको दूर रखा गया ताकि किसान किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो, अपनी खेती बाड़ी की कटाई कर सके, अपनी फसल काट के बाजार में बेच सके। उस अवधि का भी ध्यान रखा गया है ताकि किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये सारे मापदंड बिल्कुल बराबर रख के ही बिल पास किया गया है, जिसको देखते हुए अपन कतई ये नहीं कह सकते कि बिल की कहीं भी जो रूपरेखा है वो कहीं गलत है। जी राकेश जी, चलते चलते आपसे भी एक सवाल करेंगे कि ये पूरा बिल है और इसको लेके आप किस तरीके से समराइज करने की कोशिश करेंगे? और उसके लिए मैं यही कहूँगा कि माना कि हम यार नहीं, बावजूद उसके मेरा भारत महान है, तो आप और हम सबकी वजह से है। हमें इस तरह के बिलों का स्वागत करना चाहिए ताकि हम विकास की ऊंचाइयां छू सकें। जी, तो श्रोता साथियों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, ये एक बेहतरीन बिल जो सरकार अभी लेके आई है 2025 में। हम उम्मीद करते हैं कि इससे ग्रामीण क्षेत्र का, किसानों का और जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं भला होगा। और इस बिल से जो हमारी 2047 में विकसित भारत की जो थीम है, कहीं ना कहीं वो साकार रूप ले पाएगी। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आकाशवाणी स्टूडियो आए। थैंक यू। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आकाशवाणी स्टूडियो आए। तो साथियों, ये थी भेंट वार्ता विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के नए नए विषय पर हम बातचीत करते रहेंगे। आप भी आकाशवाणी कोटपुतली से जुड़े रहिए और नई नई जानकारियाँ लेते रहिए। धन्यवाद। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9